हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर फोकस स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नए लेक्चर के साथ आई हूं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट की टॉपिक एफडी और एफपीआई पे आज की लेक्चर हमारी रहेगी। इससे पहले मैंने बिजनेस फाइनेंस के भी बहुत सारे लेक्चर्स को अपलोड किया है, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, ये सब टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, तो आप उसे भी जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज की हमारी लेक्चर रहेगी बिजनेस एनवायरनमेंट पे, जो एफडी और एफपीआई को मैं पूरे डिटेल्स में कवर कराऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहें और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एफडी और एफपीआई। तो चलिए हम समझते हैं एफडी और एफपीआई क्या होती है। एफडी और एफपीआई समझने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स को समझाना चाहूंगी, जैसे फॉरेन कैपिटल। एफडीआई समझने से पहले हमें फॉरेन कैपिटल समझना बहुत जरूरी है। फॉरेन कैपिटल में जो कैपिटल वर्ड है, कैपिटल वर्ड का क्या मीनिंग है यहाँ पे? यहाँ पे कैपिटल वर्ड में हम गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे कैपिटल वर्ड के अंदर आएगी मनी। मनी ट्रांजैक्शंस जो भी फॉरेन एक्सचेंज के रूप में होती है, मनी ट्रांजैक्शंस, वो सारी यहाँ कैपिटल में कंसिडर की जाएगी, ना ही गुड्स ना ही सर्विसेज। याद रखिएगा, फॉरेन कैपिटल में सिर्फ मनी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के रूप में होती है। यहाँ कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आएगी। यहाँ पे कोई भी गुड्स या सर्विसेज नहीं आएगी, याद रखिएगा। और फॉरेन कैपिटल में, फॉरेन कैपिटल किस किस तरह से की हो सकती है? तो फर्स्ट है फॉरेन एड। फॉरेन एड और क्या क्या मतलब है? फॉरेन एड का ये मतलब है कि जो पैसे हमें मिल रहे हैं वो से हमें रिटर्न नहीं करना। अगर किसी कंट्री ने हमें हेल्प किया तो हमें वो पैसा रिटर्न नहीं करना, बिना किसी वो कंट्री ने ये ना सोचा कि हमें वापस पे रिटर्न पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उसने हमारी हेल्प की विदाउट एनी, मतलब कोई भी यहाँ पे कोई रीजन या कॉज नहीं होता। और इसके अंदर आएगी सबसे पहले फॉरेन एड में गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट्स वो ग्रांट है जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली हमें प्रोवाइड करती है। अगर किसी कंट्री में डिजास्टर आ जाए या कुछ वैसी विपदा आ जाए जिसके कारण उस कंट्री को पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट खुद ही ग्रांट देती है उनके हेल्प के रूप में, क्योंकि वो उसके हेल्प कर रही है। यहाँ पे ये गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर आएगी। अगर इंडिया को ज़रूरत है पैसे की, यूएस ने उसकी हेल्प की, बिना ये सोचे कि वो उसे रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसने ये उम्मीद नहीं की कि वो उसे रिटर्न मिलेगी वो पैसे, वो गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर आती है। जब एक कंट्री के गवर्नमेंट ने दूसरे कंट्री को हेल्प किया, वो गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर आएगी। और फॉरेन ग्रांट्स के अंदर क्या आएगी? जो कि स्वयं इच्छा से, वॉलेंट्री कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो, एजेंसीज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, उसने खुद की स्वयं इच्छा से, अगर किसी कंट्री में कोई डिजास्टर या कुछ वैसी नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, तो वो खुद ही अपने स्वयं इच्छा से उस कंट्री को कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक, इसने खुद ही देखा कि उस कंट्री में डिजास्टर आई है, उसने स्वयं इच्छा से ही कुछ ग्रांट उस कंट्री को दे दी हेल्प के रूप में, वो फॉरेन ग्रांट्स के अंदर आएगी। फॉरेन ग्रांट्स और मल्टीलेटरल एड में क्या आएगी? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड बैंक, वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज मिल के पैसा जमा करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज वहाँ पे, लाइक इंडिया है, जापान है, यूएसए है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज वहाँ मिलके पैसे को वर्ल्ड बैंक में जमा करते हैं। और उस फंड में जमा, वहाँ पे उस फंड से जब भी किसी कंट्री को जरूरत रहती है, उसी फंड से पैसे को निकाल कर उस कंट्री की हेल्प की जाती है। क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पूल ऑफ फंड इकट्ठा होते हैं, तो इसीलिए इसे मल्टीलेटरल कहा गया है, मल्टीलेटरल एड। क्योंकि यहाँ कोई एक पर्टिकुलर कंट्री किसी को हेल्प नहीं कर रही है, बहुत सारे कंट्रीज मिलके बहुत सारे कंट्रीज के मनी से ही वर्ल्ड बैंक किसी एक जिस कंट्री को हेल्प की जरूरत होती है वो से हेल्प करती है। ये आएगा मल्टीलेटरल एड। अब होती है टाइड और अनटाइड एड। टाइड एड क्या होती है? अगर किसी कंट्री के गवर्नमेंट ने किसी कंट्री को ग्रांट दिया और स्पेसिफाई किया कि आप इस ग्रांट को इसी चीज में खर्च कीजिए,
वो होगी टाई डेट। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक कोई काम के लिए दिया, वो होगी टाई डेट। जैसा कि नाम है, वो टाइटेड रहेगी, वो फिक्स जगह पे ही खर्च की जाएगी। और अनटाइड एड, वो आप किसी भी तरीके से अपने हिसाब से उससे खर्च कर सकते हैं, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन नहीं होगी, वो अनटाइड एड के अंदर आएगी। ये थी फॉरेन एड, ठीक है। और बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आएगी? लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। बोरोइंग्स वो होती है जो हमें आफ्टर अ सर्टेन पीरियड रिटर्न करना पड़ता है, एक लोन के तरह होती है। फॉरेन एड में है कि वो पैसा हमें रिटर्न नहीं करना, और ना वो कंट्री एक्सपेक्ट करती कि ये पैसा हमें वापस मिलेगा। लेकिन बोरोइंग्स में हम उधार लेते हैं, लोन लेते हैं किसी कंट्री से, तो ये हमें रिटर्न करना ही पड़ता है, और इस पे कुछ फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज की जाती है बोरोइंग्स पे। तो सबसे पहला है लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर हम किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन ले, जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, अगर हम इनसे जाकर के कोई कंट्री लोन लेती है, तो वो बोरोइंग्स के अंदर आएगी, क्योंकि वो भी एज़ अ लोन ही हमें हेल्प करेंगे और उस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फिक्स्ड रेट से। फिर आती है डायरेक्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स। यहाँ पे कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होती। एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री से जाकर के डायरेक्टली हेल्प लोन के रूप में माँगती है, तो वो आ जाएगी डायरेक्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स। एक होती है सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन वो लोन होती है जो कि इसमें बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, लेस देन 1%, बहुत ही मिनिमम। और इसका टाइम पीरियड भी चुकाने का बहुत ज़्यादा होता है, जो हमें रीपे करना होता है लोन, वो उसका टाइम पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है, ना कि 10 साल, 15 साल, उससे भी ज़्यादा कभी लंबे समय तक चलती जाती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेस देन 1% होता है। और हमें सॉफ्ट लोन कौन प्रोवाइड करती है? आईडीए, ठीक है? और ईसीबी। ईसीबी क्या होती है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री के रेसिडेंट, अगर इंडिया का कोई रेसिडेंट बंदा यूएस में जा करके वहाँ के बैंक या वहाँ के क्रेडिटर सप्लायर्स से हेल्प ले रहा है, वहाँ उनसे लोन ले रहा है। एक रेसिडेंट ने दूसरे कंट्री पे जाके, जो यहाँ की नॉन रेसिडेंट है, उनसे जाकर के हेल्प ले रहा है। चाहे वो दूसरे कंट्री की बैंक हो या वहाँ के सप्लायर्स हो, क्रेडिटर्स हो, कोई भी हो, अगर उनसे जाके हेल्प माँग रहा है, तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर आएगी। फिर होती है लास्ट ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन ली जाती है, एकदम इमीडिएट। अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, इमीडिएट मनी की ज़रूरत पड़ गई, तो हम ट्रेड क्रेडिट के रूप में लोन लेते हैं, जो कि काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है, लेस देन 1 ईयर समझ लीजिए, 3 मंथ, 6 मंथ्स, जहाँ पे हमें इमीडिएट इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो जाती है मनी की। तो ये थी फॉरेन एड और बोरोइंग्स के बीच में डिफरेंस। आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गई होगी। अब तीसरी क्या हो सकती है? फॉरेन कैपिटल के अंदर क्या आ सकती है? डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई जो कि इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, वो बाहर रहते हैं। अगर उन्होंने इंडिया में कुछ पैसा जमा किया, तो वो भी एज़ अ फॉरेन कैपिटल ही हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो कभी भी उस पैसे को अपना निकाल सकते हैं। तो उनकी एक सेपरेट अकाउंट होती है एनआरआईज़ की, तो वो भी डिपॉज़िट फ्रॉम एनआरआई में आएगी, वो भी फॉरेन कैपिटल ही कंसिडर की जाती है। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर आएगी। 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो कि फॉरेन कैपिटल में आएगी। एक एफडीआई और एक एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आज हम इसे ही, इन्वेस्टमेंट जो है, इसे ही डिटेल्स में कवर करेंगे इस वीडियो में, और समझेंगे कि एफडीआई और एफपीआई क्या होती है। आई थिंक आपको फॉरेन कैपिटल क्लियर हो गया होगा। फॉरेन कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मनी ट्रांजैक्शंस में की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होते। फॉरेन एड में विदाउट एनी, मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमें वो पैसा रिटर्न मिलेगा। खुद ही कोई गवर्नमेंट अपने स्वयं इच्छा से ही वो हेल्प के रूप में किसी कंट्री को एड प्रोवाइड करती है। बोरोइंग्स में लोन की तरह वो काम वर्क करती है, ये एक तरह का लोन है और हमें चुकाना रहता है। डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई और इन्वेस्टमेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एफडीआई क्या होती है।
एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट refers to resident of one country acquire ownership of an asset in other country, and movements of capital includes control, control, ownership, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स इन होस्ट कंट्री। सबसे पहले तो समझिए होस्ट कंट्री और होम कंट्री में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया हमारी क्या हो गई? होम कंट्री। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया हमारी हो गई होम कंट्री, और यूएसए हमारे लिए क्या हो गया? होस्ट कंट्री। इंडिया हमारी होम कंट्री है, जहां हम रहते हैं उसे होम कंट्री कहते हैं, और जो हम दूसरी कंट्री है उसे होस्ट कंट्री कहेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? अगर रेसिडेंट, इंडिया का कोई रेसिडेंट, वो यूएस में जाकर के अगर कोई एसेट्स खरीदे, लैंड खरीदे, कोई प्रॉपर्टी खरीदे या फैक्ट्रीज सेटअप करे, प्लांट लगाए, तो ये सब क्या आएगी? सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। अगर इंडिया का कोई बंदा यूएसए में जाके लैंड खरीदता है तो उसके पास क्या क्या आएगी? उस लैंड के साथ साथ उस लैंड का कंट्रोल आएगा, लैंड की ओनरशिप भी आएगी, और मैनेजमेंट भी आएगी उस व्यक्ति के पास जो कि होस्ट कंट्री की है। ठीक है, तो ये एफडीआई में आएगी। तो एफडीआई के अंदर हम किसी दूसरे कंट्री में जाके कोई एसेट एक्वायर करते हैं, और उस एसेट्स के साथ हमें कुछ पावर मिलती है, जैसे कि ओनरशिप है, उस एसेट का ओनरशिप हमें मिलेगा, उस एसेट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट, ये सारे ही हमारे पास आएगी। ठीक है, एफडीआई में। और ये थी एफडीआई की बेसिक डेफिनेशन। अब हम समझेंगे कि आईएमएफ के द्वारा एफडीआई की क्या डेफिनेशन दी गई थी। यहाँ ऑल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स long term relationship and reflecting last interest and control of resident entity in one economy in an enterprise resident in other economy। यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर एक इकोनॉमी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी वन मान लीजिए, इकोनॉमी टू दूसरे कंट्री से दूसरे इकोनॉमी से जा करके अगर लॉन्ग टर्म रिलेशंस मेंटेन करने के हिसाब से वो डील कर रही है, एक इकोनॉमी का रेसिडेंट इंटरप्राइज दूसरे इकोनॉमी के रेसिडेंट इंटरप्राइज में, ये इकोनॉमी वन है, ये इकोनॉमी टू है। अगर इकोनॉमी वन का रेसिडेंट इकोनॉमी टू में जा करके क्या करे? कुछ इन्वेस्टमेंट करे, और वो उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस मेंटेन करने का सोच के करे, एंड उसके साथ लास्टिंग इंटरेस्ट निभाए। और तो ये आ जाएगी। यहाँ पे हमारा मेन होता है कि हमें लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना है। ठीक है, ये आईएमएफ के द्वारा ये डेफिनेशंस दी गई थी कि हमें याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म रिलेशन हम एफडीआई के अंदर मेंटेन करेंगे यहाँ पे, और लास्टिंग इंटरेस्ट के साथ कोई भी अपने बिजनेस को दूसरी इकोनॉमी के साथ बढ़ाएंगे। और यहाँ पे एफडीआई में सबसे कितनी परसेंटेज हम होल्ड करेंगे तो वो एफडीआई में कंसिडर होगी, ये इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन ऑफ एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 10%, कम से कम 10%, किसमें? किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे, या वोटिंग पावर इन अ पब्लिक और प्राइवेट, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज में अगर हम एटलीस्ट 10% या उससे मोर, 10% या मोर क्या वहां के ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट करें। अगर हम 10% या उससे मोर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वोटिंग पावर भी आएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम वहाँ के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास वोटिंग पावर भी आएगी। तो इस परसेंटेज को याद रखिएगा। और एफडीआई आर टू वे और रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि एफडीआई टू वे है। अगर किसी कंट्री ने किसी को अगर किसी एक कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री को हेल्प किया, तो वो कंट्री भी हमें हेल्प करे, या फिर अगर यहाँ का कोई बंदा वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वहां का भी कोई बंदा यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसीलिए ये टू वे और रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अगर इंडिया
इंडिया का कोई रेसिडेंट यूएसए में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ के शेयर्स वहाँ के लैंड वगैरह एसेट्स को परचेज़ कर रहा है, तो वहाँ का भी कोई बंदा इंडिया में कर सकता है। तो इसीलिए इसे टू वे और रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट कहा गया है। ये थी एफडीआई की पूरी डेफिनेशंस। इसमें मेनली हम इन्वेस्टमेंट्स में एसेट्स में डील करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशंस मेंटेन करने के लिए होता है। अब हम समझेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आएगी इक्विटी, क्योंकि यहाँ ओनरशिप की बात हो रही है, तो इक्विटी कैपिटल को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ओनरशिप ओनरशिप की बात हो रही है इसीलिए। और इक्विटी कैपिटल ऑल शेयर्स in subsidiary and associate and other capital contributions such as provisions of machinery. Equity capital अगर किसी सब्सिडरी के हो या उससे एसोसिएटेड कोई भी एंटरप्राइज हो, अगर उसमें हम इक्विटी कैपिटल में शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एफडीआई के अंदर कंसिडर होगी। 10% या उससे ज़्यादा, ये याद रखिएगा, चाहे वो सब्सिडरी में हम करें या उस सब्सिडरी एसोसिएटेड एंटरप्राइज में करें, दोनों ही एफडीआई में आएगी। तो इक्विटी के साथ साथ यहाँ पे री इन्वेस्टेड अर्निंग्स भी आएगी। री इन्वेस्टेड अर्निंग्स क्या होती है? हम बैलेंस शीट में इक्विटी दिखाते हैं, उसके नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाते हैं। जो भी हमें री इन्वेस्ट करना है उस अर्निंग्स को कहीं वापस से कहीं इन्वेस्ट करना है, तो जो भी हम री इन्वेस्टेड भी अर्निंग्स अपने अर्निंग्स को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एफडीआई के अंदर ही आएगी। और जो भी अदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा कंपनी, अगर विद इन द कंपनी भी हम कर रहे हैं, तो वो भी एफडीआई के अंदर आएगी, चाहे वो होल्डिंग सब्सिडरी का ही रिलेशन क्या क्यों ना हो। क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी आखिर होती तो एक ही है, लेकिन वो अगर इसीलिए वो जब डील करेगी तो वो इंट्रा के अंदर कंसिडर होगी, होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच का रिलेशन। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एफडीआई। टाइप्स ऑफ एफडीआई के अंदर सबसे पहले है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? दिस इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस और subsidiary in a foreign country. It often includes constructing a new facilities and starting operations from scratch. इसका क्या मतलब है? हम किसी अदर कंट्री में जाकर, फॉरेन कंट्री में जा करके वहां पे बिल्कुल स्क्रैच से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल ही फ्रेश न्यू, जो कि हमने अपने होम कंट्री में कब ये नहीं किया, कभी भी उस बिजनेस को नहीं चलाया। हम वहाँ एकदम कोई प्लांट लगा ले, कोई फैक्ट्री लगा ले, एकदम बेसिक से, ना यहाँ पे हमारे पास कोई बेनिफिट है, ना उस कंट्री की गवर्नमेंट का कोई हेल्प है, हम सब कुछ खुद से ही करेंगे, वहाँ एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिया है कि जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो टोयोटा थी, उसने बिल्ड किया न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट। किस लिए? टू प्रोड्यूस कार इन अमेरिकन मार्केट, कि वो अमेरिकन मार्केट में कार प्रोड्यूस कर सके। उसने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, एकदम स्क्रैच से, जैसा कि नाम ही है ग्रीन, एकदम न्यू। ठीक है। अब दूसरी टाइप्स की एफडीआई क्या आ सकती है? मर्जर और एक्विजिशन के रूप में हो सकती है एफडीआई। दिस इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, किसी एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी को एक्वायर करना, चाहे पार्शियली हो या इंटायरली हो, चाहे पार्शियली या इंटायरली। इट कैन बी थ्रू कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं? थ्रू परचेजिंग शेयर्स और एसेट्स उस कंपनी की, टारगेटेड कंपनी की, वो एक्विजिशन में आएगी। एग्जाम्पल, व्हेन फेसबुक एक्वायर्ड व्हाट्सएप, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को, जो कि मैसेजिंग ऐप थी यूएस से डॉलर डेवलप की हुई, ये क्या हुआ? एक इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन कंपनी एक्वायर अ फॉरेन टेक कंपनी। इसमें एक अमेरिकन कंपनी ने एक फॉरेन टेक कंपनी को एक्वायर किया, तो ये एक्वायर मर्जर और एक्विजिशंस की केस आएगी यहाँ पे, जहाँ पे हम एक टारगेट कंपनी को ज्यादा से ज्यादा शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, उसके एसेट्स, उसके शेयर्स, वो मर्जर और एक्विजिशन में आएगी। अब है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होती है? इन अ ज्वाइंट वेंचर, टू और मोर कंपनीज often from different countries collaborate to create new business entities with shared
ओनरशिप एंड कंट्रोल। ज्वाइंट वेंचर वर्ड से ही है कि अगर दो कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की एक साथ मिलके कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करें तो वो ज्वाइंट वेंचर में आएगी। क्योंकि यहाँ अगर दो कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज के कोलैबोरेट करते हैं तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट होता है। वो एक दूसरे के मतलब अगर कोई कंट्री मोर एडवांस है और वो अगर हमारे साथ मिल करके ज्वाइंट वेंचर करे तो हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी यहाँ होगा। दोनों मिल के एक अच्छा बिजनेस चला सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, सोनी एक कंपनी थी और एरिक्सन, दोनों ने मिल के ज्वाइंट वेंचर चलाया और सोनी एरिक्सन फॉर्म किया टू मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन। सोनी एरिक्सन की मोबाइल फोन आती थी एंड दिस कंबाइंड द एक्सपर्टीज ऑफ जापानीज एंड स्वीडिश कंपनी। जापानीज और स्वीडिश कंपनी ने मिल करके सोनी एरिक्सन बनाया जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती थी। ये है ज्वाइंट वेंचर की एग्जांपल। और अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये भी एफडीआई में आएगी। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स परचेजिंग। इसमें एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करेंगे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, जिसे हम आगे डिटेल्स में कवर करेंगे, जो कि एफपीआई में हमारी कवर हो। ये पॉइंट हम एफपीआई में डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पे हम फाइनेंशियल एसेट्स में डील करते हैं। इसके बाद हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होती है? इन हॉरिजॉन्टल एफडीआई कंपनी एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री दैट इज सिमिलर टू इट्स डोमेस्टिक ऑपरेशन। यहाँ पे हम किसी फॉरेन कंट्री में जा करके हम जो अपना बिजनेस होम कंट्री में कर रहे थे वही सेम बिजनेस हम फॉरेन कंट्री में भी जाके सेम उसी तरीके का बिजनेस सारे कुछ सेम मानकर ही उस कंट्री में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। ये आएगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब एक फ्लैट जो हम अपने होम कंट्री में बिजनेस चला रहे थे वही सेम बिजनेस, सेम नेचर, सेम प्रोडक्ट ही हम दूसरे कंट्री में भी जाके मैन्युफैक्चर करेंगे और कोई भी चेंजेस नहीं आएगी यहाँ पे हमारे। ये जैसे यहाँ एग्जांपल है, मैकडॉनल्ड्स ने ओपन किया न्यू फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन वेरियस कंट्रीज। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उसने अपना आउटलेट खोला मैकडॉनल्ड्स ने, ऑफरिंग सेम मेनू और सेम ही मेनू ऑफर किया जो कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपीरियंस किया था, वही सेम मेनू ही हर कंट्रीज में ऑफर किया। तो इसके कारण कभी कभी कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ जाते हैं क्योंकि हर एक कंट्री का अपना टेस्ट और प्रेफरेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे कोई चीज पसंद आती है। तो मैकडोनल्ड्स को इसके कारण काफी चेंजेस भी करने पड़े थे। तो ये हॉरिजॉन्टल एफडीआई में आई। और अब है वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई जब हम Vertical FDI involves a company investing in a different stages of production process. It involve either forward, backward integration. इसमें वर्टिकल में हम इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर इसके पिछला रॉ मटेरियल में डील करने लगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम इससे रॉ मटेरियल में चले गए कार के, इसमें डील करने लगे, या फिर हम एक फिनिश्ड गुड्स मतलब एक न्यू कार बना करके उसे सप्लाई करने में लग जाए, तो ये वर्टिकली ऑपरेट करेगी। तो इसीलिए इसे वर्टिकल एफडीआई कहा जाता है। और ये फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है। फॉरवर्ड और डाउन स्ट्रीम क्या होगी? जब हम उसके मतलब उसके रॉ मटेरियल में डील कर रहे हैं वो डाउनवर्ड स्ट्रीम होगी। फॉरवर्ड मतलब कि उसके अगले स्टेप में जाकर के हम डील कर रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल्स में जाके डील कर रहे हैं। और बैकवर्ड में क्या आएगी? अपवर्ड इंटीग्रेशन, हम उसके फिनिश प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। फिनिश हम अगर पहले हम कार यहाँ कार में डील कर रहे थे तो अब हम एकदम के मान लीजिए एकदम फिनिश कार को ही शोरूम या खोल करके उसमें डील करने लगे। तो ये एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई दो तरह की होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर हम उसके मतलब पिछले फॉरवर्ड में डील करने लगे, पीछे जाके
तो वो उसके रॉ मटेरियल में डील करे तो वो फॉरवर्ड में आएगी, और अगर उसके फिनिश्ड गुड्स में डील करे तो वो बैकवर्ड में आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ क्लॉथ का दिया है। अ क्लॉथ स्टोर इन यूके माइट इन्वेस्ट इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन इंडिया टू एंश्योर अ स्टेडी सप्लाई ऑफ मटेरियल। अगर एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर ने उसके टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में डील करने लगी, जो एकदम बेसिक उसकी रॉ मटेरियल्स लगती है क्लॉथ बनने की, उसमें डील करने लगी, उसकी सप्लाई में वो इन्वॉल्व हो जाए, तो ये वर्टिकल के अंदर आएगी। अब है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। रिसोर्स सीकिंग एफडीआई में क्या होगी? कंपनीज इन्वेस्ट इन अ फॉरेन कंट्रीज टू एसेस नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल दैट आर नॉट readily अवेलेबल इन होम कंट्री। अगर हमारी कंट्री में कोई रिसोर्सेज की कमी है और हम दूसरे कंट्री से हेल्प ले रहे हैं, तो वो रिसोर्स सीकिंग एफडीआई में आएगी। जिस कंट्री में जिस भी चीज का रिसोर्स फुल्ली अबंडेंट मात्रा में है, हम उससे हेल्प लेंगे, हम उसके साथ जाके डील करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे ऑयल कंपनीज लाइक एक्सॉन मोबाइल इन्वेस्टिंग इन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट इन वेरियस कंट्रीज टू एंश्योर एक्सेस टू ऑयल रिजर्व्स। यहाँ ऑयल की एग्जांपल ली गई है कि इंडिया में भी जैसे ऑयल बाहर से मंगाया जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे ऑयल की कमी है, हम बाहर के कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करवाते हैं, तो ये रिसोर्स सीकिंग एफडीआई में आएगी। रिसोर्स सीकिंग में हम वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करके अपने वहाँ अदर कंट्रीज के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। यहाँ पे इसे भी एफडीआई में ही कंसिडर किया जाता है। वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हो, रॉ मटेरियल्स हो, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है हमारे होम कंट्री में, तो ये रिसोर्स सीकिंग के अंदर आई। अब है मार्केट सीकिंग एफडीआई। कंपनी इन्वेस्ट इन अ फॉरेन कंट्रीज टू एंटर न्यू मार्केट एंड एक्सपेंड देयर कस्टमर बेस और टेक एडवांटेज और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। मार्केट सीकिंग एफडीआई में क्या आएगी कि अगर कोई कंपनी किसी फॉरेन कंट्री के न्यू मार्केट को टैप करे, वहाँ के अनटैप्ड मार्केट को टैप करे और अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने की कोशिश करे, और वहाँ के जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उसका एडवांटेज ले। मतलब एक अगर हम किसी फॉरेन कंट्रीज में जा करके वहाँ के न्यू मार्केट में एक्सपेंड करें, अपने आप को और ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करें, वहाँ के जो अनटैप्ड एरिया थे उनसे भी हम टैप करके अपने उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है एप्पल ओपनिंग रिटेल स्टोर्स इन चाइना। एप्पल ने चाइना में रिटेल स्टोर ओपन किया टू टैप द रैपिडली ग्रोइंग कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। क्योंकि वहाँ कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो एप्पल ने चाइना के मार्केट में वहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ पे गया और वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में उसने अपना रिटेल स्टोर खोला। ये मार्केट सीकिंग एफडीआई में आएगी, जहाँ पे हम बिल्कुल ही नए मार्केट में एंटर करके अपने उस वहाँ के ग्रोथ एडवांटेज को लेने की कोशिश करते हैं। ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीआई, जिसमें मैंने लगभग सारे ही टाइप्स को कवर किया है। और वो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी, उसे मैं अभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कवर करूंगी। और प्लीज़ गाइस, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी जो वीडियोस डालूँ और वो आपको मिल जाए, इसीलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो अब हम समझते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होती है कि ये इट इज़ अ प्रोसेस इन व्हिच रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एक्वायर्स ओनरशिप इन फाइनेंशियल एसेट्स। वहाँ पे हम फिजिकल एसेट्स में डील कर रहे थे, लैंड, फैक्ट्रीज लगा रहे थे एफडीआई में। लेकिन यहाँ पे हम फाइनेंशियल एसेट्स में डील करेंगे, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, शेयर्स है, ये सब में हम डील करेंगे किसी दूसरे कंट्री में। अगर अगर मैं यहाँ की इंडिया रेसिडेंट हूँ, मैं फॉरेन कंपनी का स्टॉक्स खरीद लूँ, बॉन्ड्स खरीद लूँ या वहाँ के शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ, तो ये एफपीआई के अंदर आएगी।
एफपीआई का क्या होता है? इमीडिएट इफेक्ट ऑन द बीओपी। एफपीआई का इमीडिएट इफेक्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। एफडीआई का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, लेकिन एफपीआई का शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है बीओपी पे और एक्सचेंज रेट पे भी। रैदर देन इसमें कोई भी रैदर देन प्रोडक्शन एंड इनकम जनरेशन, यहाँ पे इन्वेस्टर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ही प्रोडक्शन में ना ही इनकम जनरेशन। ये दोनों चीज हम एफडीआई में देखते हैं। इनकम जनरेशन और प्रोडक्शन की बात एफडीआई में की जाएगी, ना कि एफपीआई में। यहाँ पे इन्वेस्टर का मेन इंटरेस्ट क्या होता है? टू अर्न इमीडिएट रेम्युनरेटिव रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन फॉरेन सिक्योरिटीज। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म गेन कमाने के लिए एफपीआई में इन्वेस्ट करते हैं और एक शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पे कमाया जाता है। और each unit is independent, they might invest or may shift their capital which change their prospects and immediately shifted to one country to another। यहाँ पे हर एक यूनिट इंडिपेंडेंट होती है, किसी का किसी पे कोई दबाव, कोई ये नहीं होता। वो जस्ट इन्वेस्ट करती है दूसरे कंट्री में, वहां से गेन कमाती है और अपने कंट्री निकल लेती है, चली जाती है। तो ये आएगी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे हम फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब एक है लास्ट हमारी इस दोनों का डिफरेंस। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत हद तक दोनों की डिफरेंस क्लियर हो जाएगी। एफडीआई इट इन्वॉल्व्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स ऑन फिजिकल एसेट्स। यहाँ पे फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे लैंड है, प्लांट लगा लिया, फैक्ट्रीज लगा लिया। और एफपीआई में फाइनेंशियल एसेट्स में डील की जाती है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर्स का, और एफपीआई में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे एफडीआई में ओनरशिप और कंट्रोल में लोग इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हम एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ओनरशिप और कंट्रोल तो हमारे पास आएगी ही। और एफपीआई में होता है इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन टू अर्न रेम्युनरेशन रिटर्न। यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेम्युनरेशन, शॉर्ट टर्म गेन कमाना होता है हमारे वहाँ। और एफडीआई के अंदर एक्विजिशन क्या होती है? एटलीस्ट 10% या उससे ज्यादा एफडीआई में आएगी, लेस देन 10% एफपीआई के अंदर आएगी। यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि ये अगर हम कहीं किसी कंट्री में जाके प्लांट वगैरह सेटअप कर रहे, फैक्ट्री सेटअप कर रहे, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, इनकम जनरेशन भी होगी। इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, इट डज नॉट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात की जाती है एफडीआई में, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स ये सब एफडीआई के टाइप्स मैंने आपको जो पढ़ाए, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की भी बात होती है। यहाँ पे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म रिलेटेड होती है, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात नहीं की जाती है। ये रिलेटिवली डिफिकल्ट टू विड्रॉ, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, इसीलिए यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है, तो हम इजिली स्विच ऑन कर सकते हैं अपने गेन को कमा के। एफडीआई स्पेकुलेटिव नहीं होती है नेचर में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशंस मेंटेन करने की बात करता है। एफपीआई स्पेकुलेटिव होती है, क्योंकि ये फटाफट गेन कमाता है और अपने कंट्री शिफ्ट हो जाता है। ये थी एफडी और एफपीआई की डेफिनेशन, और ये थी आज की हमारी लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आर्बिट्रेज गेन समझाऊंगी पूरे डिटेल्स में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।